नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जेई से आए हुए प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को, मैथ के प्रश्नों को मैंने आप लोगों के सामने लाया था। तो आज जो शेष बचे हुए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है कि एक लंब प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का आयतन 480 वर्ग सेंटीमीटर क्यू सेंटीमीटर है तो प्रिज्म की ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए, परिमाप दे चुका है, आधार का परिमाप जो है वो दे चुका है। कितना है? वो 20 सेंटीमीटर है ना। पेरीमीटर जिसको बोला जाता है, ये पेरीमीटर जो है वो दे चुका है। ठीक है। उसके बाद इन सर्किल रेडियस जो दिया हुआ है, अंतःवृत्त त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दे चुका है। इन सर्किल रेडियस वो दिया हुआ है। ठीक है। तो एक फिगर बना लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि एक अंतःवृत्त है, यानी कि त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त है। इसका रेडियस कितना है? 4 सेंटीमीटर है। r = 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए, रेडियस इक्वल टू, अगर इस तरह का दिया हुआ रहे तो रेडियस इक्वल टू लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, प्रिज्म का क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप, समझे, जिसको हम लोग डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको एस से डिनोट कर दीजिए। तो r = डेल्टा बाई एस लिख देते हैं। r हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और डेल्टा जो क्षेत्रफल है उसको, और एस = अर्ध परिमाप, तो हमारे परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो एस = निकाल सकते हैं ना, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो एस की जगह पर हम यहाँ 10 बैठा देंगे तो हमारा डेल्टा = कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया डेल्टा का मान। तो यहाँ से देखिए, आयतन बराबर होता है, प्रिज्म का आयतन बराबर होता है कि एरिया इंटू हाइट, हाइट होता है, एरिया इंटू हाइट होता है। तो हमारा आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 480 cm³ दिया हुआ है और डेल्टा हमारा निकल चुका है 40। तो 40 इंटू हाइट, और हाइट ही तो निकालना है। तो हाइट हमारा देखिए = 480 और 0, ये 12 मरतबे कट जाएगा सीधे डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा? हाइट = हो जाएगा कितना हमारा इसमें? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो आसानी से निकल गया, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक महिला और एक पुरुष एक कार्य को साथ में करते हुए निश्चित कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को करने में उनके कौशल का अनुपात 3:5 है। तो 5 महिला और 3 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ शॉर्टकट तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, एक वोमन है और एक मैन है, वो टोटल काम करता है कितना दिन में? 30 दिन में करता है। ठीक है, ये 30 दिन में दोनों काम किया। ठीक है। अब हमारे पास जो देखिए, इनका कार्य करने का क्षमता यहाँ पर क्या है कि 3:5 है, यानी कि एक औरत जो है वो 3 काम कर ले रही है और एक आदमी जो है वो 5 काम कर ले रहा है। इसका मतलब है कि कुल काम अगर हम लोग देखते हैं औरत मर्द के द्वारा, तो 3 + 5 काम हुआ, यानी कि एक दिन का 8 काम इन लोग कर ले रहा है। तो एक दिन में 8 काम कर ले रहा है, तो 30 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो कुल काम = हो जाएगा, ये एक दिन का हुआ, ठीक है, और ये 30 दिन का हो गया। ठीक है, तो 30 दिन का कुल काम कितना हुआ था? 8 × 30 यानी कि 240 काम हो गया इन लोग का। समझे? अब 240 काम इन लोग कर सकता है, तो उसी काम को फिर कह रहा है कि 5 महिला और 3 पुरुष कितना दिन में करेगा? तो 5 महिला और 3 पुरुष को करने के लिए टाइम कितना लग जाएगा? तो देखिए, ये डे हम लिख देते हैं। ठीक है,
डेज लिख देते हैं। अब इसमें से देखिए टोटल काम हमारा कितना है 240, और एक औरत कितना काम कर रही है, एक लेडीज कितना काम कर रही है 3 काम, तो 5 जो लेडीज है वो कितना काम करेगी 15 काम करेगी ना। तो अब फिर उसी को देखिए एक आदमी जो है 5 काम कर रहा है, तो 3 आदमी कितना काम कर लेगा, तो 5 गुने 3 ये भी 15 काम कर लेगा, और दोनों 15-15 काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 240 डिवाइडेड बाई और 15 और 15 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि हमारा ये दोनों जो काम करेंगे ये 3 5 औरत और 3 आदमी वो 8 दिन काम में लगाएंगे, समय लेंगे इन लोग। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए एक प्रश्न था, एक क्वेश्चन था कि cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 9 डिग्री और प्लस प्लस करके है। फिर यहाँ पर लास्ट में आता है कि cos स्क्वायर 81 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 85 डिग्री, और यही हो गया cos स्क्वायर 89 डिग्री। तो देखिए इसको अगर देखिएगा तो cos स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर 89 को अगर यहाँ से दोनों को कपल बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारा देखिए ये दोनों को अगर कपल बनाने का प्रयास करते हैं तो cos स्क्वायर 1 और प्लस cos स्क्वायर 89, इसी तरह से अगला भी हो जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 85। ठीक है, लास्ट में देखिए ये कपल बनते बनते लास्ट में एक और एक्स्ट्रा आ जाएगा cos स्क्वायर 45 का। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर इसको चेंज करते हैं साइन टर्म में तो देखिए cos स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस 1 लिख सकते हैं 89 को। ठीक है, और इसको जब हम लोग 90 माइनस 1 तो 90 माइनस कोई भी थीटा अगर रहता है तो वो साइन थीटा में हो जाता है। तो cos स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 1 डिग्री हो जाएगा, और जिसका इस तरह से जोड़ी बनते जाएगा, इसी तरह इसका भी बन जाएगा जोड़ी, और इसी तरह से टोटल जोड़ी इन लोग 22 को आ जाएगा। ठीक है, और 22 को जो अब आएगा तो इसका हाफ करेंगे तो हम लोग 11 लगभग आएगा, और लास्ट में इसका वैल्यू जो आएगा 22 जोड़ी बन रहा है। ठीक है, 22 जोड़ी है तो इन लोग का वैल्यू जो होगा उसका हाफ करेंगे तो 11 हो जाएगा, और लास्ट में फिर एक cos स्क्वायर 45 आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा cos 11 प्लस cos स्क्वायर 41 के 1/√2 होता है, और इसका होल स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 11 प्लस 1/√2 तो 11 डिग्री। ये आंसर इसका आ जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए एक क्वेश्चन जो है इसमें कुछ कन्फ्यूजन मुझे भी है ना, कि इसमें बोल दिया है कि 3 व्यक्ति ABC जिसका वेतन मिलाकर 1,44,000 है, अपने वेतन का क्रमशः 75%, 85% और 95% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 8, 9 और 20 के अनुपात में है तो C का वेतन क्या होगा। तो देखिए हम लोग अगर यहाँ से मान लेते हैं कि A प्लस B प्लस C का जो है वेतन जो है वो 140.03 इतना रुपीज़ है। ठीक है, अब इतना तो मान लिए, अब हम मान लेते हैं कि देखिए अलग अलग दिनों का वेतन हम अलग से मानते हैं। तो A का अगर मान लेते हैं कि X रुपीज़ है, ठीक है, B का Y रुपीज़ है और C का Z रुपीज़ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि A का 75% बचत है, तो अगर खर्च है, अगर खर्च 75% है तो बचत उसका कितना हो रहा है 25% ही ना। तो अगर हम A का बचत अगर निकालते हैं तो X का 25% कितना हो जाएगा X/4 हो जाएगा, यानी कि X/4 रुपीज़ ये हो गया। इसी तरह से B का अगर निकालते हैं, ये A का हुआ, B का अगर बचत निकालते हैं तो यह हो जाएगा Y का
यहाँ पर कितना है 85 खर्च है, तो बचत कितना हो जाएगा, बचत 15 रुपीज़ हो जाएगा, 15%, यानी 3 और 20, यानी कि 3y बाई 20 रुपीज़, ये हो गया बचत बी का। सी का हम लोग अगर लेते हैं तो सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा जेड का 5%, 95% खर्च है तो 5% बचत होगा, तो इतना हो जाएगा 20, यानी कि जेड बाई 20। अब देखिए हमारा यहाँ पर कह रहा है कि रेशियो में जो है बचत, जो है रेशियो में जो बचत दिया हुआ है वो 8, 9 और 20 है, ठीक है। अगर 8, 9, 20 है, अगर रेशियो में हम x मान लिए कि m को मल्टीप्लाई कर देते, ये सब का बचत निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए a का जो टोटल बचत निकल रहा है ना, ये इसके बराबर हो रहा है ना, तो x बाई 4 इजकल टू 8m, यानी कि x इजकल टू कितना हो गया 32m। देखिए x हम क्यों निकाल रहे हैं, x हम इसका वेतन निकाल रहे हैं, ठीक है। x इसका जो जितना कमा रहा है, x रुपया हम जो माने थे कि a का वेतन x रुपया है, b का वेतन y है और c का वेतन z है, तभी तो तीनों का वेतन यहाँ पर हम ऐड करेंगे। तो x का वेतन देखिए, इसलिए हम x अलग से मान लिए थे और रेशियो में m मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि रेशियो तो हमेशा a का अगर m से मल्टीप्लाई हुआ तो तीनों का सेम मल्टीप्लाई होगा। तो a का वेतन निकाल दिए कि x बाई 4 इजकल टू 8m, तो x इजकल टू 30m हो जाएगा। फिर b का इसी तरह से निकाल देंगे, तो देखिए 3y बाई 20 है इजकल टू 9m है, तो y से देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो y इजकल टू हो जाएगा 60m, ठीक है। और c का हो जाएगा कितना, c का हो जाएगा z बाई 20 है ना, इजकल टू 20, तो z इजकल टू हो जाएगा 400m, ठीक है। अब देखिए ये m के टर्म में हमारा लगभग आ गया सबका क्या, इसका जो वेतन है उन लोग का x y z का आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 32m प्लस 60m प्लस 400m है ना। तो ये टोटल कितना आ रहा है, देखिए 32 प्लस 60 92, 492m आ रहा है। और इसी का वेतन एक्स वाई जेड इजकल टू कितना होता है, तो 492m इजकल टू 144000 रुपीज़ है। एम इजकल टू इसका 14000 डिवाइडेड 492 है। अगर हम सी का जेड का सी का वेतन निकालना चाहेंगे तो 14000 492 आई इंटू कितना हो जाएगा, जेड इक्वल टू कितना है 400m है ना। तो सॉरी यहाँ पर एम का तो वैल्यू निकल ही चुका था, तो सी का देखिए एम का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया और सी का इतना 400, तो ये हमारा आ जा रहा है इतना रुपीज़ इसका, जो लगभग ये फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है। तो और इसमें फ्रैक्शन पार्ट में आंसर नहीं है, तो इसमें कुछ डाउट है मुझे भी, आप लोग बताइएगा कि इसका सही क्या आंसर होगा। तो मेरा तो इतना आ रहा है, लेकिन आप लोग बताइएगा दोस्तों। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर दोस्तों के बीच में ज़रूर करें। और नेक्स्ट क्या टॉपिक होना चाहिए आप लोग बताइए दोस्तों, किस टॉपिक में आप लोगों को मैथ CGL का पेपर आने वाला है, तो उसमें मैथ भी पूछे जाएंगे, तो आप बताइए किस चैप्टर से मैं आप लोगों को आगे मैं बताऊं। और बहुत ही अच्छे बेहतर तरीके से मैं उस हर प्रश्नों को बेसिक तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप अच्छे से समझें और एग्ज़ाम में जाने के बाद किसी तरह का कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं हो। और इतना ध्यान रखिए दोस्तों, मैं बेसिक तरीका ही बताऊंगा जिससे आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो और किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद दोस्तों।